नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब असम में बीजेपी की हैट्रिक बनाने में जुटे हुए हैं और इन सब के बीच असम में धुआंधार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर एक से बढ़कर एक तीर छोड़े। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का स्वघोषित शहजादा हार का शतक लगाने को तैयार है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ और धेमाजी में चुनावी सभाएं की और बीजेपी एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं पीएम मोदी ने असम में टी पॉलिटिक्स को भी खड़ा कर दिया। उन्होंने डिब्रूगढ़ में चाय बागान में मजदूरों से बातचीत की, मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया। तो प्रधानमंत्री मोदी अब मिशन असम पर हैं, हैट्रिक को तैयार, और इसीलिए बीजेपी ने यहां पर चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, मुलाकात की है, बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बागान में मजदूरों से उन्होंने बातचीत की, चर्चा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में विश्वनाथ और धेमाजी में जोरदार चुनावी रैलियां की और कांग्रेस पर एक से बढ़कर एक हमले बोले। उन्होंने डिब्रूगढ़ में टी ट्राइब के साथ भी समय बिताया और उनसे बातचीत की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी असम में अब हैट्रिक के लिए एकदम तैयार है। लगातार बड़े नेता असम में चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी भी असम पहुंचे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, विश्वनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम अलग अलग तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा। धेमाजी में उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया और उसके बाद ये आखिरी तस्वीर जो सबसे खास और सबसे चर्चा का विषय रही है, चाय बागान पहुंचे, यहां पर मजदूरों से मुलाकात की, चाय बागान में उनसे बातचीत की, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की। असम में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा विश्वास जताया है कि बीजेपी और एनडीए की सरकार हैट्रिक लगाएगी और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस के स्वघोषित शहजादे यानी राहुल गांधी अपनी हार का शतक बनाने जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। देखिए, आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आप सबके आशीर्वाद से इसी मैदान में मुझे हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है। मैं तीसरी बार आया हूं यहाँ और आपके आशीर्वाद से सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। साथियों, असम को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। असम के पास संसाधनों की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए असम के समाज को भी बांटा और ब्रह्मपुत्र के 2 किनारों को भी कभी जुड़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने 60-65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनाए। पुलों के अभाव में कितने ही लोगों को हमें खोना पड़ा, कितनी ही पीढ़ियों को मुश्किल से गुजरना पड़ा। डबल इंजन सरकार ने इस पीड़ा को, इस परेशानी को समझा और 10-11 वर्षों में ही ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। 65 साल में 3, 11 साल में 5। बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? बीते 10 वर्षों में असम ने सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार
तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी असम के मिशन पर है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने असम के चुनाव में टी पॉलिटिक्स को खड़ा कर दिया है। कैसे खड़ा कर दिया, इसे हम आपको फैक्ट के जरिए समझाते हैं। अलग अलग तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि टी ट्राइब की चर्चा क्यों हो रही है। पीएम मोदी की टी पॉलिटिक्स को समझिए। टी ट्राइब भारतीय जनता पार्टी को अब क्या जिताएगी, और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को आप देखिए, जब वो खुद टी ट्राइब से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए पहुंचे चाय बागान, और यहां पर मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और इनके मुद्दों को जानने की कोशिश की। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज भी है, जिस राज्य में पहुंचते हैं वहां की संस्कृति से जुड़ जाते हैं। और इसीलिए चाय को असम की आत्मा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। उनका यह मानना है कि चाय असम की आत्मा है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर चाय की खुशबू को उन्होंने असम का सम्मान बताया है। और इन सब के बीच अब इस चुनाव को सीधे तौर पर चाय की खुशबू से लेकर सम्मान की बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से निकल रही है तो इसके पीछे की वजह यही है कि अब टी पॉलिटिक्स की एंट्री असम में हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच इस तस्वीर को आप देखिए, और हर तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इन मजदूरों से बातचीत की, पीएम मोदी की अलग अलग बड़ी बातों को भी आप देखिए। राहुल हार के लिए तैयार है और शतक लगाने जा रही है। उन्होंने कटाक्ष किया राहुल गांधी पर। विदेशियों को बसाना चाहती है कांग्रेस। अवैध घुसपैठियों पर एक्शन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सुशासन दिया है, वहां के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की। बीजेपी का घोषणा पत्र मंगल पत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। बीजेपी जो भी कहती है वो करती है, पीएम मोदी का यह मानना है। असम में स्थायी शांति का रास्ता खुला है और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए के तमाम दलों को वोट करने की अपील की है। असम में स्थायी शांति का रास्ता खुला है। ये तमाम बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम पहुंचे, और उन्होंने कौन कौन सी बड़ी बातें की। एक तरफ उनका यह मानना है कि जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे हैं और इसी मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। असम में बीजेपी का हैट्रिक प्लान को भी आप देखिए। असम चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। तमाम वादों की झड़ी लगा दी गई बीजेपी की तरफ से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संकल्प पत्र जारी किया जिसमें 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया, जो सबसे बड़ा वादा माना जा रहा है। 10 लाख शिक्षित युवाओं को आर्थिक मदद का भरोसा, 2 लाख से 5 लाख तक आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया गया। इन सब के बीच वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का संकल्प, ये तमाम अलग अलग तरीके से हम आपको बता रहे हैं जो घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। अब इन सब के बीच असम चुनाव के लिए जिस घोषणा पत्र का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें अलग अलग तरीके से बड़ी बातें पार्टी की तरफ से कही गई कि अगर हमारी एक बार फिर से सरकार आती है तो 2 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। कितनी सीटें हेमंता जीतेंगे इसे आप समझ लीजिए। बीजेपी 89 सीटों पर मौजूद थी पिछले चुनाव में, एजीपी 26 और बीपीएफ 11। लेकिन ये समीकरण पिछले चुनाव का था, इस चुनाव में क्या इसी तरीके का समीकरण नजर आया? विधानसभा 2016 के नतीजों को भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 10 साल पीछे आप जाइए। भारतीय जनता पार्टी के पास 60 सीटें थी, कांग्रेस 26, एजीपी के पास 14, एआईयूडीएफ के पास 13 और अदर्स के खाते में गई थी 13। और कुल सीटों को अगर मिला दें तो 126 तक यह आंकड़ा जा पहुंचता है। 2016 असम विधानसभा चुनाव के नतीजों से आप समझ सकते हैं कि असम चुनाव 2016 कैसे भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया था। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर इस बार बन रही है वो अलग मुद्दों के साथ नजर आ रही है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संस्कृति से वहां का चुनाव जोड़ दिया है। लेकिन फिलहाल क्या हेमंता बिस्वा शर्मा पर एक बार फिर से वहां की जनता वोट करेगी, और इसीलिए 2016 के नतीजों पर एक बार फिर से गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी 60 सीट है, कांग्रेस के पास 26, एजीपी के पास 14, एआईयूडीएफ के पास 13 सीटें गई थी और अदर्स के खाते में 13, और यह आंकड़ा 126 तक जा पहुंचा। विधानसभा चुनाव असम का 2016 जिसके नतीजे आपको हमने बताए कि किस तरीके से यह चुनाव बीजेपी के फेवर में गया था। लेकिन अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की
प्रमुख ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। ममता बनर्जी ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर से पत्र लिखा है और बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि वो फॉर्म 6 आवेदनों के जरिए पश्चिम बंगाल के बाहर के मतदाताओं को इस राज्य की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में गैर कानूनी तरीके से शामिल कराने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीनने की कोशिश भी कर रही है। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और उनका यह मानना है कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से राज्य में अलग अलग तरीके से सवाल उन्होंने उठाए और इसी के लिए एक बार फिर से बंगाली वर्सेस गैर बंगाली कार्ड ममता बनर्जी ने खेला है। ममता बनर्जी अपने भाषणों में एसआईआर के साथ चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का जिक्र करना कभी नहीं भूलती। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। ममता बनर्जी ने सीईसी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में क्या कुछ लिखा है अब आपको हम समझाते हैं। गैर बंगालियों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है और गैर बंगालियों को वोटर बनवा रही है बीजेपी, ये आरोप लगाया गया है। गैर बंगालियों को बीजेपी वोटर बनवा रही है और इस बात का जिक्र उन्होंने एक पत्र के माध्यम से किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो लेटर लिखा है ममता बनर्जी ने, उसमें फॉर्म 6 का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी और इस बात का जिक्र उन्होंने लेटर के माध्यम से किया। एक बार फिर से उन्होंने चुनाव आयोग को इसके लिए पत्र लिखा है। और कौन सी बड़ी बातें एक बार फिर से आप देखिए। एक ही दिन में 30,000 फॉर्म 6 जमा हुए हैं। इन सब के बीच 30,000 आवेदनों को मंजूरी देने की आशंका। बीजेपी की चुनाव आयोग से मिली भगत है। एक बार फिर से बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। बीजेपी की चुनाव आयोग से मिली भगत है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर एक बार फिर से हमला बोला ममता बनर्जी ने। असली वोटरों की पहचान यहां पर छुपाई जा रही है। गैर बंगालियों को वोटर बीजेपी बनवा रही है, इस बात का भी जिक्र किया गया। फॉर्म 6 का दुरुपयोग बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। इन सब के बीच एक ही दिन में अगर 30,000 फॉर्म 6 जमा कराए गए तो इसके पीछे की वजह क्या है? 30,000 आवेदनों को मंजूरी देने की आशंका है और इन तमाम मुद्दों के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले में फालतू की आपत्ति उठाने पर टीएमसी सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पत्र में दी गई जानकारी पर संतोष जाहिर किया है। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 6 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने फिजूल की आपत्ति उठाए जाने पर टीएमसी सरकार को फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़कर सभी को उसमें दी गई जानकारी से अवगत कराया और कहा कि 60 लाख आपत्तियां कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दर्ज कराई गई थी, जिसमें से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है। बाकी आपत्तियों का निपटारा 7 अप्रैल तक किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक दिन 2 लाख आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है। अब कोर्ट इस मामले में 6 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। सीजेआई ने कहा कि हम तथ्यों और आंकड़ों से काफी खुश हैं और बहुत आशावादी भी हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बताया है कि 7 अप्रैल तक सभी आपत्तियों पर फैसला कर दिया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि निष्पक्ष तरीके से एसआईआर का काम कर रहे जजों को राजनीतिक ज्ञापन देकर परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जज जो कर रहे हैं वो उनका काम नहीं है, उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। देखना होगा मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दी गई दलीलों के बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ गोपाल कृष्ण।
देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा जोर केरलम पर है। केरलम विधानसभा चुनाव में गांधी परिवार की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी हुई है। गांधी परिवार के लिए केरलम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की सरकार बनाना अपनी साख को बचाए रखने के लिए उम्मीद है, जिसके चलते ही राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बंगाल और असम के बजाय केरलम पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरलम के वायनाड सीट से सांसद भी हैं, जबकि उनके भाई राहुल गांधी पहले इस सीट से सांसद रह चुके हैं। प्रियंका ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत भी केरलम से ही की है और इसीलिए राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने सबसे ज्यादा फोकस केरलम के चुनाव प्रचार पर कर रखा है। केरलम में 10 साल से पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा की सरकार है, जहां पर कांग्रेस मुख्य मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी केरल में पूरी तरीके से यहां पर रणनीति बनाने में लगे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जनता जनार्दन से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकात यमराज से भी हो गई। जी हां, यमराज का वेश धरे एक शख्स भी राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी ने उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई और गले भी उसे लगाया। इस तस्वीर को आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, दिलचस्प तस्वीर चुनाव के बीच से निकलकर सामने आई। केरला में कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और इसी बीच राहुल गांधी ने इसके साथ एक फोटो खिंचवाई, जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र हीरो और अपने वादों को सुपरस्टार बताया है। डीएमके ने फ्री बीज की बौछार कर दी है और हर तबके के लिए कुछ ना कुछ फ्री देने का ऐलान करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। डीएमके ने महिलाओं को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने और बदलने के लिए 8,000 रुपए मूल्य की इल्लैरसी कूपन योजना शुरू करने का ऐलान किया। स्टालिन ने डीएमके के सत्ता में लौटने पर शिक्षा, उद्योग और कृषि समेत अलग अलग क्षेत्रों में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का वादा किया। तो तमिलनाडु में भी एक तरफ अलग अलग पार्टियां पूरे तरीके से जोर लगा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल तमिलनाडु में किस तरीके से चुनाव प्रचार नजर आ रहा है, कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोगों के लिए केंद्र में रहने वाले हैं। डीएमके का हीरो चुनावी घोषणा पत्र को एमके स्टालिन ने बताया है और उनका यह मानना है कि उनका घोषणा पत्र हीरो है और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए इल्लैरसी योजना उन्होंने लागू की है। हर महिला को 8,000 रुपए के इल्लैरसी कूपन दिए जा रहे हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त डीएमके की है। सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार भी हम करेंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया। 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी यहां पर देने का ऐलान उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया है। बुजुर्ग और विधवाओं की पेंशन बढ़ाई गई, अविवाहित लड़कियों की पेंशन बढ़ाई है और इसीलिए उन्होंने तमाम तरीके से इन बड़ी बातों का जिक्र किया है। कल्याणार मगलीर उर्मई तोगई योजना का भी जिक्र किया गया है घोषणा पत्र में। केएमयूटी योजना के तहत मासिक अनुदान 2,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। सीएम नाश्ता योजना 8वीं तक के छात्रों को और ये तमाम बड़ी योजनाएं हैं डीएमके की। 20 लाख किसानों को इलेक्ट्रिक पंप सेट देने का ऐलान किया गया है और इन सब के बीच तमिलनाडु में किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी के लिए ये बड़े ऐलान किए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।